हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का ई-ज्ञानार्थी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की नई एनसीईआरटी जो है 2024 में जो आई है, उसको लेकर के हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो उसकी अगली कड़ी में जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, उसके लिए हम जो है यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशंस की कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देखो, इस चैप्टर में भी कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य को रखा गया है, साथ ही साथ जो है स्थल रूप और जीवन का जो संबंध है, उसको भी बताने का प्रयास किया गया। लेकिन देखो, एक चीज़ और यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, इतिहास से भी बहुत सारे तत्व इन्होंने भूगोल में शामिल किया है। जैसे दक्षिण भारत के संगम साहित्य की बात कर ली है, उसमें जो स्थल स्वरूप है, उनका विवरण जो है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो एक तरीके से अपना नेचर होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे उठाया गया कि किस तरीके से इतिहास भी हमारा स्थल रूप और जीवन को जोड़ करके देखता रहा है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी ने साफ तौर पे अपने मतलब बुक में ही ये दिया हुआ स्पष्ट कर दिया है कि चैप्टर की शुरुआत किसी भी कथन या सूक्ति या उक्ति से हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला जो स्थल रूप और जीवन की बात की गई है, उसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। और इसके लिए अथर्ववेद की भूमि सूक्त का उपयोग किया गया, जो पृथ्वी के लिए स्तोत्र है। ठीक है? तो अब जैसे अगर आपको प्रश्न पूछा जाना हो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न क्या हो सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कि भूमि सूक्त जो है किससे संबंधित है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है? अथर्ववेद से संबंधित है भूमि सूक्त। अब एक और चीज़ इसमें इस वेद में कहा गया कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्या कहेंगे आप? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में इसकी जो है जानकारी दी गई है, या कवि जो है लिखता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ। ठीक है? अब इस पूरे उक्ति को आप समझ लीजिए कि मनुष्य के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊँचाइयों और ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़-पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो, ठीक है? तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। बेसिकली ये जो भूमि सूक्त है, वो पृथ्वी की स्तुति के लिए है, लेकिन पृथ्वी के विस्तार की भी बात की गई है और उसके जो है सर्वाइवल कि वो संपन्न रहे। यानी कि एक तरीके से देखो तो विस्तार को प्राप्त हो, यानी कि उसका क्षेत्र विस्तृत हो और वो संपन्नता उसके पास हमेशा बनी रहे, ताकि क्या करेगी? वो मनुष्यों को जो है सहायता कर सकेगी या जीवों को जो है संरक्षित कर सकेगी, यानी कि उनके जीवन को सुरक्षित कर पाएगी। तो ये चीज़ें इसमें स्पष्ट की गई हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अथर्ववेद के भूमि से को थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। और पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान, ये उक्ति किससे जुड़ी हुई है? तो अथर्ववेद से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में जो स्पष्ट किया गया है वो ये है कि स्थल रूपों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं और उनका जीवन और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा चुनौतियाँ और अवसर वो किस तरीके से प्रदान करते हैं, वो भी आप इसमें चैप्टर में समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे परिचय में जो दिया गया है, बेसिकली बताया गया कि दृश्य भूमि क्या होती है, ठीक है? और 3 प्रकार के स्थल रूपों या लैंड फॉर्म्स की बात की गई। तो दृश्य भूमि बेसिकली जो है एक विशाल क्षेत्र परिदृश्य होता है, जिसकी बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। आप जिसको जो है जिसमें मैदान भी हो सकता है, नदियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके का जो बड़ा परिदृश्य होगा, उसको जो है दृश्य भूमि या लैंडस्केप के तौर पे हम जानते हैं। आगे इसको आप जो है पर्यावरण में पढ़ोगे। और 3 प्रकार के स्थल रूपों या लैंड फॉर्म्स की बात की गई है, जिसमें दृश्य भूमि में ये शामिल होंगे। कौन-कौन से होंगे? तो पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा जो होगा वो मैदान। ठीक है? तो ये असल रूप जो है क्या है? ये बड़े स्तर पे आपको देखने वाली जो वो आकृतियाँ हैं, उनकी बात की जा रही है। अब इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। आगे देखा जाए तो क्या है कि स्थल रूप क्या है कि अगर स्थल रूप की बात करें तो पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप है। अगर आपको स्थल रूप को परिभाषित करना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्थल रूप जो है पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप है, जिसमें हम जो है 3 चीज़ों को पर्वत, पठार और मैदान को शामिल करते हैं। ठीक है? एक यहाँ पे छोटी-सी परिभाषा दी गई जो आगे आपको मिलेगी। तुंगता या एल्टीट्यूड क्या होती है? तो तुंगता की जो अगर माप करें तो वो समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊँचाई की बात करते हैं, या कुछ भी है लक्ष्य की ऊँचाई की बात करते हैं। जैसे मान लो एक समुद्र का तल यहाँ पे है, ठीक है? अब ये मान लेते हैं ये समुद्र का तल है और कोई वस्तु यहाँ पे इतनी ऊँची है, तो अब इसको कैसे मापोगे आप? बेसिकली यहाँ से आप जो है इसको ऐसे एक एंगल बनेगा और ऐसे जो है आप मापते हो, तो यहाँ से जो ऊँचाई बढ़ रही है उसकी ऊँचाई बेसिकली इस तरीके से आप माप सकोगे। तो ये त्रिभुज के आकार पे फॉर्म करेगा और उसके बाद आप उसको माप सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे ही हम जो है ऊँचाइयों की माप करते हैं, चाहे आप आज के विज्ञान में आप वायुयान के उड़ने की बात कर लो या एवरेस्ट की ऊँचाई की मापने की बात कर लो, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से ही हम
समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं कि एक मानक हम जो है समुद्र तल रखते हैं, तो भारत के लिए कौन-सा है? तो वो चेन्नई का तट है। चेन्नई तट से जो है भारत के लिए जो है माप किया जाता है ऊँचा का, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्वत पर्वत की बात करें तो ये जो है इसमें इसकी परिभाषा जो दी गई है, चौड़े आधार, खड़ी ढलान और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जा सकता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे परिभाषाओं पे इसलिए फ़ोकस करा रहा हूँ कि जब आपको ऐसे पढ़ने को मिलता है तो बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब आपको यही प्रश्न में मिले कि पर्वत जो है कि अगर कहा जाए कि निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? और उसमें दे दिया जाए कि इनका जो चौड़ा आधार होता है, खड़ी ढलान होती है और संकरे शिखर होते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि चौड़ा आधार होता है या खड़ी ढलान होती है या नहीं होती है, इन चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए इन वाक्यों में जो शब्द हैं ना, उनको थोड़ा-सा आप फ़ोकस करिएगा। साथ ही साथ जो है इसमें जो अगर कहा जाए तो तुंगता की बात की गई कि कम तुंगता पे जो हिम होता है, बर्फ़ होती है, वो पिघल जाती है और उच्च तुंगता पे जो बर्फ़ होगी, वो अस्थायी जो है बर्फ़ की जो है कैपिंग के तौर पे बनी रहेगी। अब ये बर्फ क्यों पड़ती है, ये आप आगे के चैप्टर्स में समझोगे, जो बुक्स में आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पे लगभग-लगभग सभी भू-आकृतियाँ जो हो सकती हैं, भू-दृश्य जो हो सकते हैं, उनको रखा गया है। देखो, यहाँ पे जो है पठार खड़ी ढलान के साथ है, ऊपर से चपटा है, ये पठार हो गया। ये मैदान की तरह हो गया, जो न्यून ढाल के साथ है, ठीक है? न्यून ढाल के साथ है। ये पर्वत हो गए, जिनका आधार चौड़ा है, मतलब तुंगता खड़ी ढाल है और पतले नुकीले शिखर, ठीक है? अब इनको अगर हम लें तो ये थोड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ क्यों हो जाएँगी? क्योंकि इनका जो शिखर है वो गोलाकार हो जाए और थोड़ी कम ऊँची होंगी, आधार इनका भी चौड़ा रहता है, तो ये पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये अस्थायी कैपिंग की बात कर रहा है। ये मतलब जो है इस चोटी पे जो पर्वत होंगे उनके उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में अस्थायी कैपिंग होती है और नीचे के हिस्से में जो है बर्फ जो है थोड़ी रहती है, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु जब आएगी तो पिघलना शुरू कर देती है और उन्हीं से जो है जल की मात्रा प्राप्त कर ये नदियाँ, जो हिमालयी नदियाँ हैं, वो प्रवाहित होती हैं। तो ये सतत वाहिनी हो जाती हैं और जो इन पठारों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो वर्षा का जल जो है यूज़ करती हैं। तो एक तरीके से मौसमी नदियों के तौर पे सामान्य तौर पे ज़्यादा होती हैं। यानी कि वर्षा ऋतु और शीत ऋतु तक जो उनमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद अचानक से पानी कम होना शुरू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये चीज़ हमने समझ लिया कि मतलब अगर कहा जाए तो उच्च तुंगता पर जो है हिम कभी नहीं पिघलता है और अस्थायी हिम से ढके होते हैं। इसका कारण क्या है? तापमान की कमी। जैसे-जैसे आप जो है ऊँचाई पे बढ़ते हो तो क्या होता है? तापमान घटता चला जाता है। जब तापमान घटेगा तो ऊपर के हिस्से में अगर बर्फ़ पड़ी है तो वो कम पिघलेगी। ग्रीष्म ऋतु में एक सीमा तक जो है आपका जो है वो बर्फ़ रहेगी, वो पिघल जाएगी। तो लगभग जो है ना 4000 से 5000 मीटर तक अगर कहा जाए, मीटर तक जो होता है 4 से 5000 मीटर तक की ऊँचाई तक की बर्फ़ जो है ना पिघल जाती है, सामान्य तौर पे गर्मियों में। जैसे बर्फ़ में अगर बर्फ़बारी हुई तो मतलब शीत ऋतु में बर्फ़बारी हुई तो वो पिघल जाएगी गर्मियों में आकर के। लेकिन उससे ऊपर जब आप जाओगे 6000 से लेकर के आप 8000 जो अगर हैं, या उससे ऊपर भी आप 9000 तो नहीं है अभी, लगभग आप 9 कह सकते हो। यहाँ तक की ऊँचाई के बीच में जो क्या होगा, अस्थायी जो है बर्फ़ की पेटी, यानी कि एक तरीके से कहें तो कैपिंग बनी रहती है। क्लियर? यहाँ पे वर्षण बताया गया कि वर्षण क्या होता है। देखो, वर्षण बेसिकली वायुमंडल से भूमि पर जो है किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, रूप में का मतलब है किसी भी, चाहे वो बर्फ के रूप में गिर रहा है, चाहे वो वर्षा की बूंदों यानी कि जल के रूप में, लिक्विड की तरल के रूप में आ रहा है, चाहे वो भाप के तौर पे उसकी बूंदों के तौर पे भी अगर बन रहा है, तो भी वो वर्षण ही होगा। ठीक है? तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसको हिमपात और ओले को ध्यान में रखें। ये ठोस रूप है, ठीक है? अब अगर ओस या पाला जो बनता है, ओस जो बनने की प्रक्रिया है वो एक तरीके से भाप से सीधे जो है जल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो है ना कुछ चोटियों के नाम दिए गए हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, aconcagua की बात की गई, किलिमंजारो की बात की गई, माउंट ब्लांक की बात की गई है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएँगी। माउंट कंचनजंगा की बात की गई, अनाईमुडी की बात की गई। तो विश्व के 6 जो है एक तरीके से चोटियों का जो समूह लिया गया है और इनको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे रखा गया, तो थोड़ा-सा आप इनके बारे में समझिएगा और इनको याद रखना होगा। आइए इनके बारे में हम थोड़ा-सा समझ भी लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है ना अगर कहा जाए कि बेसिकली इनके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है।
तो इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पर्वतों की एक श्रृंखला की भी बात की गई है। तो बेसिकली एक अगर पहाड़ी या पर्वत है, तो वो पर्वत कहा जाएगा। लेकिन अगर ये समूह में बन जाए, तो ये क्या होगा? एक श्रृंखला बना रहा है, ठीक है? तो पर्वतें जो सामान्य तौर पे विश्व में अधिकांश जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो एक साथ हैं, ठीक है? और विशेष करके जो है ना, अगर आप देखोगे वलित पर्वत या फिर भ्रंशोत्तर जो होते हैं, जिनको आप ब्लॉक पर्वत भी कहते हो। तो ये जो दोनों तरीके के पर्वत होते हैं ना, इनमें एक श्रृंखला बनती है, ठीक है? लेकिन एक और प्रकार होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निर्मित जो पर्वत होंगे, वो अकेले भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आप ये बताइए कमेंट करके कि इनमें से जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा जो है ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, ठीक है? अब इसी में थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ और किया गया, तो थोड़ा-सा आपको ना सीक्वेंसिंग के लिए याद रखना पड़ेगा कि कौन-सा पर्वत श्रृंखला है और किस तरीके से वहाँ पे उसका विकास हुआ है। तो सबसे ऊँचा कौन-सा होगा? वो एवरेस्ट हो जाएगा, फिर कंचनजंगा, फिर ओंकागुआ, किलिमंजारो, फिर ब्लैंक और अनाईमुडी। ठीक है, तो थोड़ा-सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एनसीईआरटी से ही सीधे क्वेश्चन्स बनाए गए और ये चीज़ पहले वाली बुक में नहीं था। तो इस मैप को आप ज़रूर से थोड़ा-सा सीक्वेंसिंग में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 2025 में यूपीएससी में ज़रूर बनती है, ठीक है? तो इनकी सापेक्ष ऊँचाई दी गई है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, बेसिकली कौन-सा कहाँ पे है, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर बात करें तो एवरेस्ट आपको पता है कि वो जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है, कंचनजंगा की बात करें तो जो है ये जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है, ठीक है? वहीं जो है कंचनजंगा नेपाल और भारत के बीच में है, ठीक है? ओंकागुआ कहाँ पे स्थित है? तो आगे यहाँ पे देखो आप ओंकागुआ जो है वो है दक्षिण अमेरिका इंडीज़ की श्रृंखला में आती है। इंडीज़ पर्वतमाला में जो है सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी। अगर अफ्रीका में देखें तो किलिमंजारो जो है ये इसकी चोटी है किलिमंजारो, ठीक है? यूरोप में अगर देखें तो माउंट ब्लांक जो है अल्पास का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला है और अनाईमुडी जो है केरल में अनाई शिखर के नाम से भी जानी जाती है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची श्रृंखला है, मतलब चोटी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हिमालय है, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रीफ किया गया कि हिमालय जो है युवा या हाल में ही निर्मित जो है पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी 50 साल में या 60 साल में हुआ है, इसका भी निर्माण जो है लाखों सालों में हुआ है। अब इसको युवा हम क्यों बोल रहे हैं? युवा बोलने का कारण है कि इसका जो है अभी भी विकास हो रहा है, ठीक है? अभी भी जो है यूरेशियन प्लेट और भारतीय जो प्लेट है इनके बीच के टकराव के कारण जो है अभी भी इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए ये युवा पर्वत श्रृंखला के तौर पे जाना जाता है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे पहाड़ियों के बारे में बताया गया कि छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ भी हैं, जो अरावली श्रृंखला के तौर पे आप जान सकते हो, जिनका जो है अपरदन हो चुका है अभी में और वो गोलाकार श्रृंखला के तौर पे बनी हुई हैं। पर्वतीय वन की बात कर लें तो पर्वतीय वन में सिंपल सी क्षेत्र मतलब है इसका कि पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली विशेष प्रकार के वन या प्रजाति वनस्पतियों की बात की जा रही है। मास थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास पे यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए और यहाँ पे भी उसके बारे में बताया गया, तो आप थोड़ा-सा तैयार रहेंगे कि फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित होते हैं। छोटा हरा या वनस्पतिक पौधा वनस्पति जो है मखमली आवरण लिए होता है। अब अगर आपको दे दिया जाए कि फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पतिक जो बहुधा मखमली आवरण की तरफ फैलता है वो क्या कहलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है वो लाइकेन नहीं है, वो मास है। क्लियर? क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न बनना बहुत आसान है और वहाँ पे आपको लगेगा कि ये फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को आप बेसिक तौर पे समझिए क्योंकि जब आप वेजिटेशन आप पढ़ते हो यानी कि एक तरीके से वनस्पतियों का विकास पढ़ते हो कहीं भी किसी भी नए क्षेत्र में, तो उसमें मास और लाइकेन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब लाइकेन की बात कर लें तो ये पौधों के समान जीव है, जो चट्टानों, दीवारों और पेड़ों से चिपक करके विकास करते हैं अपना, ठीक है? अब पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे वृक्ष कैसे पाए जाते हैं पर्वतीय परिवेश में, तो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें चीड़ यानी पाइन का नाम लिया गया, फर का नाम लिया गया, स्प्रूस है, देवदार है, जिनमें क्या होता है कि पेड़ जो होंगे वो शंकुआकार होते हैं, यानी कि उनका जो वेजिटेशन होता है ऐसे होगा कि वो शंकुआकार होते हैं। अब इसका कारण भी है, एक तो हाई एल्टीट्यूड होता है, उनकी पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। दूसरा इसका एक और कारण है कि ये जो है ना अपने उस पारिस्थितिक परिवेश में अपने आप को ढाल चुके हैं ताकि बर्फबारी जब हो तो इनका जो वजन है वो इस तरीके से ना बढ़ जाए कि वो टूट जाए।
ठीक है? तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा-सा इसका ध्यान में रखिएगा। जहाँ अधिक ऊँचाई हो जाएगी, जहाँ पे पौधे नहीं उग सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा या फिर वनस्पतिक विकास होने में सक्षम नहीं होगा वो क्षेत्र, बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल का होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएँगी घास और मांस यानी कि काई का विकास हो सकता है या लाइकेन का विकास होता है, जो वेजिटेशन के विकास के लिए प्राथमिक चरण में आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही जो इतिहास का यहाँ पे जुड़ाव मैंने आपको शुरू में बताया था, देखो, अब यहाँ पे कालिदास के बारे में बताया गया कि कालिदास का जो कुमार संभव ग्रंथ है, वो हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कालिदास के समय यानी गुप्त काल में हिमालय का महत्व बढ़ गया है। ठीक है? हिमालय का महत्व, अब ये महत्व क्यों बढ़ा? इसके कई कारण हैं। पहला, आपको सिल्क रूट के बारे में अगर पता है, तो आप उससे भी जान सकते हो, सिल्क रूट के बारे में। दूसरा जो है कि सुरक्षा, ठीक है? तो सिल्क रूट चीन के साथ और यूरोप की तरफ जो है व्यापार करने का बहुत बड़ा मार्ग था। अब यूरोप कह रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे वेजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, उसकी बात की जाए। ठीक है? तो उसके साथ जो है संपर्क से जो है अगर कहा जाए तो गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ, फला-फूला हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे कि कुमार संभव जो है, अब ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है इम्पोर्टेंट नया फैक्ट मतलब एक तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है कि हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। तो अगर वो आपसे पूछना चाहे तो कालिदास की किस ग्रंथ में हिमालय की स्तुति से की गई है और उसी से ही वो प्रारंभ होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको वो ध्यान रखना होगा कि वो कुमार संभव में है। अब एक चीज़ और देखना, देखो इसके महत्व की वजह से उसकी पूजनीय की बात कर रहे हैं वो कालिदास और पर्वतों के राजाओं के तौर पे बात कर रहे हैं, जो पश्चिम से लेकर के पूर्वी समुद्र तक फैला है। तो एक चीज़ आप समझ रहे हो, इससे क्या पता चला कि हिमालय के विस्तार की भी उनको जानकारी है, उस समय तक हो चुकी है भारतीयों को, और जो है साथ ही साथ जो है समुद्र कहाँ है, वो भी उसकी दिशा की बात स्पष्ट तौर पे जान रहे हैं। ठीक है? अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसी श्लोक में यानी स्तोत्र में, तो वो है गंगा की बात की गई है। गंगा की बात उन्होंने बार-बार वहाँ पे उसमें की है। तो गंगा की बात करने का क्या बता रहा है? वो गंगा का महत्व बढ़ चुका है क्योंकि गंगा के मैदान में ही जो है गुप्त साम्राज्य फला-फूला है और ये मैदान जो है बड़े-बड़े साम्राज्यों के लिए आधार बना है उनके पूरी संरचना को संचालित करने के। ठीक है? दूसरी तरफ देवदार के वृक्षों की भी बात की गई क्योंकि देवदार की लकड़ियाँ मजबूत होती थी और उसका उपयोग उस समय हो रहा था, तो पॉपुलैरिटी थी, यानी उनका उपयोग के बारे में जो लोगों को जानकारी थी, तो ये चीज़ भी है। इसी तरीके से मृगों की खोज की भी बात की गई कि मृगों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है उस समय, ठीक है? वो चाहे आप जिस तरीके से भी शिकार के तौर पे देख लो, भोजन के तौर पे कुछ जगहों पे यूज़ होता होगा, तो या फिर उनके जो है औषधीय गुणों की वजह से जैसे अगर कहें तो कस्तूरी की बात करें, तो इन चीज़ों का उपयोग कहीं न कहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से देखो इन जब भी आप ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हो ना, तो उसमें जो टर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं बार-बार, उनका उपयोग करने का मतलब है कि उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी है या ज़्यादा उनका महत्व है। ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा-सा आगे ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि पश्चिम से पूर्व समुद्र तक का मतलब क्या है? तो अगर आप यहाँ पे समझोगे, तो जो अभी का भारत नहीं, आप जो है आज़ादी से पहले के भारत की बात करोगे, तो हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक है? हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर के ऐसे अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए बांग्लादेश के चटगाँव तक। तो ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ही बात की गई है। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो वो पूजनीय थी, यानी कि देवी के तौर पे पूजा जा रहा है। दूसरा उसका महत्व, आर्थिक महत्व है 2 तरीके से। परिवहन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, दूसरा जो है खाद्यान्न उत्पादन में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है क्योंकि सिंचाई का साधन उपलब्ध हो रहा है। इसीलिए आप उस समय देखोगे तो गंगा के किनारे बड़े-बड़े नगर विकसित हो रहे थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना देखो ध्यान रखना, कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और ये केवल मैं सजेस्ट करूँगा कि इन्हीं नामों को नहीं, नीचे भी इनके बारे में थोड़ा-सा कुछ के बारे में बताया गया है, उनके नामों के बारे में, तो उनको आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। जैसे पेरेग्रिन जो फ़ाल्कन है, यानी घुमंतू जो बाज़ की बात की गई है, हिमालयी ताहर है, ताहर मतलब जो है एक तरीके से आप जो है भेड़ की बात की जा रही है। तो उसी तौर पे आपको थोड़ा इनको जो ध्यान रखना हो, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, इसको जो है मतलब अगर कहा जाए तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। कैनेडियन लिंक्स जो दिया गया है, ग्रे फॉक्स है, आइबेक्स है, ये बेसिकली जो है हिमालयी जो है भेड़ कही जाती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इन जीवों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो गोल्डन ईगल के लिए जो है सुनहरा गरुड़ नाम दिया गया है हिंदी में। आपको पता है, ईगल के लिए गरुड़ आता है टर्म, गोल्डन है, बट आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हो जब वो सुनहरा गरुड़ आपको हिंदी में दे दे। पेरेग्रिन फ़ाल्कन घुमंतू बाज की बात की गई, कैनेडियन लिंक्स है, आइबेक्स जंगली भेड़ की बात की गई है।
हिमालयन ताहर जो है वो भी जो है भेड़ की एक तरीके से प्रजाति है। तो ऐसे जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएँगी जो आपको याद रखनी होंगी, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये अगर तथ्य आप छोड़ते हो तो डेफ़िनिटली आपको वो क्वेश्चंस जो है मिस होंगे जो शुरुआती दौर में यूपीएससी आसानी से एनसीईआरटी से बना कर के पूछ। अब यहाँ पे गंगा के बारे में थोड़ा-सा दिया गया है कि गंगा विशालतम नदी है भारत की, ये आप सभी को पता है। इसको इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं, ठीक है? और इसकी लंबाई आपको सभी को पता है कि लगभग 2500 किलोमीटर है। एक और चीज़ यहाँ पे जो दी गई है वो थोड़ा-सा आपको पता ही है, यमुना और घाघरा इससे निकल मतलब इसकी सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। सोन जो है दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल श्रृंखलाओं से निकलती है, ये उसकी सहायक नदी है। तो ये थोड़ा-सा जो आपके लिए सोन के लिए आपको अमरकंटक से निकलने का पता है, बट वो विंध्याचल पहाड़ियों की बात जो कर रहा है, वो आप थोड़ा-सा अपने साथ जोड़ के रखिएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? यहाँ पे सीढ़ीदार खेतों की बात की गई तो सीढ़ीदार खेत कहाँ पे बनते हैं उसके लिए आगे बताया गया। तो सीढ़ीदार जो खेत होंगे वो हमेशा ढलान वाले क्षेत्रों में बनाए जाएँगे और इससे जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और उत्पादन, कृषि उत्पादन लिया जा सकता है। देखो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय जीवन की बात की गई है। तो पर्वतीय जीवन में कृषि जो है आसान नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो है पर्वतों के ढाल पे भी उतनी ज़्यादा कैसी खेती नहीं की जा सकती। हाँ, घाटी जो होती है यानी कि 2 पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच का जो समतल थोड़ा-सा हिस्सा होगा, उन क्षेत्रों में खेती की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे भी बाढ़ होने के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी या फिर जो है ज़्यादा जंगली क्षेत्र होगा वो, ठीक है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या आसान होगा? क्योंकि घास हमेशा हर जगह मिलेगी तो पशुपालन की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है, ये वर्तमान परिदृश्य है। लेकिन प्राचीन काल में पशुपालन के साथ-साथ जो है आपको वानस्पतिक औषधियों की भी बात की जाएगी। ठीक है? इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में अभी मुख्य व्यवसाय के तौर पे अगर आप देखोगे ना ज़्यादातर, तो वो है पर्यटन। क्लियर? तो यहाँ पे जो चीज़ बताया गया उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भूभाग की परिभाषा बताएगी। भूभाग क्या होता है कि भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड है। देखो ध्यान रखना कुल मिलाकर के आप भूमि के एक खंड की बात करो छोटे, तो वो भूभाग के तौर पे जाना जाएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे जो दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली जो चुनौतियाँ हैं या घटनाएँ, परिघटनाएँ जो समस्याएँ उत्पन्न करती हैं, उनके बारे में बताया गया। आकस्मिक बाढ़ यानी अचानक से बाढ़ आ रही है, उस क्षेत्र में लाज़मी है क्योंकि वहाँ पे सक्रिय एरिया है, कहीं पे भी लैंडस्लाइड होगी तो बंद हो जाएगा और पीछे पानी भर जाएगा। फिर अचानक से वो बंध टूटता है, तटबंध टूटता है, तो आकस्मिक बाढ़ आएगी। ठीक है? भूस्खलन जो मिट्टी के सरकने की बात की जा रही है कि मिट्टी अचानक से सरक जाएगी वहाँ से या फिर कट जाएगा रास्ता, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लेशियर का पिघलना यानी कि एवलांच एवलांच बोलते हैं, एवलांच बोले हिमधाव यहाँ पे टर्म दिया गया हिंदी में, थोड़ा-सा इस पे फोकस रखिएगा हिंदी में कि हिमधाव का मतलब हुआ अचानक से जो है बर्फ का की जो एक पट्टी होती है, परत होती है उसका नीचे की तरफ गिरना। ये अचानक से हो रहा है और इसकी परिघटनाएँ तब बढ़ती हैं जब गर्मी आना शुरू होती है, ग्रीष्मकाल शुरू होता है या फिर बर्फबारी हो रही होती है तो उस समय इसको देख सकते हो। ठीक है? बादल फटना यानी कि अचानक से बड़ी मात्रा में वर्षा हो जाना जिससे वहाँ पे पानी जो है संकुचित हो जाए। यानी कि एक चूँकि उसके निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो इस तरीके से प्रचंड तूफान के तौर पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको जो है बादल फटना बोला जाता है। अब इसके अलावा कुछ और है, भारी हिमपात होती है वहाँ पे, ठंडा मौसम रहता है जो कठोर जो है एक तरीके से परिवेश क्रिएट करता है जिसमें मानव रहने में अपने को सक्षम बना चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे एवरेस्ट के बारे में थोड़ा-सा दिया गया है। अब जो पारंपरिक समुदाय हैं, वो पर्वतों को हमेशा पवित्र स्थल के तौर पे देखते रहे हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण आप समझो कि उनका जो है एक तरीके से दुर्गम होना, तो उनको पवित्र मानने का कारण बन जाता है। दूसरा इनमें से ज़्यादातर जो होंगे ना, या तो उन पे बर्फ की चादर पड़ने की संभावना रहती है या फिर वहाँ पे जो है विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या फिर जीव पाए जाते हैं। अब इन चीज़ों की वजह से क्या होगा कि उनका महत्व बढ़ जाएगा। आर्थिक महत्व बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो है एक तरीके से उपचार या इस औषधीय उनका महत्व बढ़ रहा है। तो इन पर्वतीय स्थलों को जो है दैवीय स्वरूप मान लिया जाता है। ठीक है? ज़्यादातर में यही होगा। अब जैसे एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उसको तिब्बती लोग जो है चोमो चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका मतलब होता है जगत जननी, जैसा कि दिया गया है। उसी तरीके से नेपाली जो है उसे सागरमाथा कहते हैं यानी आकाश की देवी। इतना ऊँचा है कि उसे आकाश की देवी के तौर पे मानते हैं। कैलाश पर्वत की बात कर लें वहीं, तो हिंदू भी जो है उसको जो है शिव का घर मानते हैं, बौद्ध मतावलंबी, जैन मतावलंबी और तिब्बत का एक मतलब एक प्राचीन धर्म है बान, वो भी जो है कैलाश पर्वत को जो है महत्व देता है। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगा बाकी धर्मों के बारे में तो आपको पता है, बान जो धर्म है वो तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है? अब पर्वत हो गया हमारा, पठार की बात कर लेते हैं। पठार की बात करें तो पठार जो है एक ऐसी स्थलाकृति हो जाएगी जिसकी सतह चपटी होती है और कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाला होता है। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने चित्र में देखा था कि ऐसे होगा
और फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये ढलान इसकी सीधी रहेगी ज़्यादातर और इसका जो सतह चपटी हो जाएगी, ऊपरी जो सतह होगी वो चपटी रहेगी। तो ये पठार की एक तरीके से विशेषता हो जाएगी। अब इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक तिब्बत का पठार और दूसरा जो है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। तो जो तिब्बत का पठार है उसे विश्व के सबसे बड़े पठार के तौर पे माना जाता है या हम जानते हैं। तो ये चीज़ आप सभी को पहले से पता है और यहाँ पे दक्कन के पठार के बारे में बताया गया, तो उसका भी एक महत्व है। दक्कन का पठार जो है हमारे लिए खनिजों का घर है, तो उसको भी आगे यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया गया है। तिब्बत के पठार के बारे में जो बताया गया वो ये है कि उसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर के आसपास है और इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता है। अगर तुलना की जाए, देखो यही नई चीजें यहाँ पे है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नई तुलनाएं कर रखी हैं। तो तिब्बत के पठार की जो लंबाई कहें अगर कहें तो उसकी तुलना जो कहाँ से कहाँ तक की गई, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की गई। ठीक है, अगर इस दूरी को मापा जाए तो चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की जितनी दूरी होगी लगभग उतना ही लंबा है या फैला है तिब्बत का पठार। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसपे फोकस रखना होगा अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। उसी तरीके से दक्कन के पठार की बात करें तो जहां तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, वहीं दक्कन का पठार जो विश्व के सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है। और यह जो है आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा या संक्रिया के द्वारा जो है विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब पठारों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पठारों को जो है ना खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विश्व की सबसे बड़ी खानें जो है ना इन्हीं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है पूर्वी अफ्रीका में जो है सोने की खान और हीरे की खान जो है वहां पे, या भारत में जो है छोटा नागपुर का पठार जो है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार रखता है। अब यही कथन अगर दे दिया जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताइए। कि पहला जो है पठार जो है खनिजों के भंडार गृह होते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खानें पठारों में पाई जाती है, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज की प्रचुर भंडार है। हो सकता है कि आप जो है इन दो कथनों में इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, पहला कथन आप जनरली मान सकते हैं कि सही कर सकते हो। तो इन चीजों को तो थोड़ा सा भी फोकस रखना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बदलाव लिखने में किए गए हैं और उन बदलावों को जो है एनसीईआरटी के जो लिखने में की गई हैं उनको आपको समझना होगा क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बनने की संभावना बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। जो चट्टान होते हैं या मतलब अगर कहें तो पठार होते हैं, वो चट्टानी मिट्टी से बने होते हैं और ये पठार जो है कृषि के अनुकूल नहीं होते सामान्य तौर पे, क्योंकि जो है इनकी जो मृदा होती है वो बहुत कठोर होती है और इनमें पानी जो है निवेशित नहीं होता, अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर की सतह पे रुक जाएगा या फिर बह जाएगा। तो लेकिन एक प्रकार है पठारों का, जो पठार ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं और उनका अपरदन होने के बाद जो मृदा की एक परत निर्मित होती है, उन क्षेत्रों में जो लावा का प्रभाव होता है उसकी वजह से प्रचुरता, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो उर्वरकों की प्रचुरता होती है या उपजाऊ होते हैं। और इनमें आप सामान्य तौर पे किसको रखते हो, काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का अगर क्षेत्र बन रहा है तो ये ज्वालामुखी संक्रिया से बने हुए पठार से बनेगा और इनमें जो है कहीं ना कहीं कृषि करने की क्षमता ज्यादा होती है। पठारों की एक खासियत है जैसा कि है कि चट्टानी मृदा होती है, तो यहाँ पे वर्षा का जल या नदियों का जल जो है ना, कई बार ये होगा कि कुछ जगहों पे मृदा हल्की कमजोर होती है तो उनको काट करके वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देते हैं और ये जलप्रपात का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पठारी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपातों की संभावना ज्यादा बनती है और इनमें बहुत सारे प्रपात जो है पठारी क्षेत्रों में आकर्षक तौर पे बने हुए। इनमें कुछ नाम दिए गए, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका का जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात फेमस है, ये आपको पता ही है। छोटा नागपुर का स्वर्ण रेखा जो नदी पर घुंडरू जलप्रपात है, ये भी फेमस है भारत का, वो आपको पता है। पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और जो है चेरापूंजी का जो है खास करके मेघालय के पठार पे नह का काली काई जो जलप्रपात है उसके बारे में दिया गया कि इसकी ऊंचाई जो है ना 340 मीटर है। तो आपको इनको जोड़ के रखना होगा। क्लियर? तो चेरापूंजी के पठार पर जो नह काली काई जो प्रपात है, जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो 340 मीटर है। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको फैक्ट्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि उसी की इमेज भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे एनसीईआरटी जो है तवज्जो दे रहा है, यानी कि महत्व दे रहा है और आपके लिए भी वो इंपॉर्टेंट होगा। मैदान की बात करें तो मैदान क्या होते हैं, मैदान एक तरीके से विस्तृत सपाट क्षेत्र हो जाएगा जो हल्का तरंगित धरातल होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता हुआ ऐसे बहुत हल्का सा। ठीक है, ये पर्वत और पठार की तुलना में ज्यादा समतल या सपाट देखेगा। और सामान्यतः इनकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी 300 मीटर से अधिक नहीं होगी। सामान्यतः समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं होगी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको अपने लिए जोड़ के रखिएगा कि सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। अब इसके आगे बात करें, इनमें क्या होता है कि इनका निर्माण कैसे होगा, तो या तो पर्वतीय क्षेत्रों से या फिर पठारों से जो नदियां निकलती हैं वो क्या करेंगी, रेत चट्टानों के कणों को जो उनसे घर्षण से उनको निकालती हैं बाहर और गाद को एकत्रित करके तलछट के तौर पे कहीं भी बैठा देंगे।
इनको आप जो है क्या बोलते हो? गाद, ठीक है? और इस गाद को जब वो बाढ़ वाले क्षेत्रों में छोड़ती हैं, तो वहाँ पे एक जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जो उपजाऊ भूमि या मैदान के निर्मित होने में सहायक होती है। ठीक है? अब इन क्षेत्रों के लोगों का जो मुख्य अगर कहा जाए तो आर्थिक गतिविधि क्या होगी? वो कृषि हो जाती है। तो आप देखो यूपी में, बिहार में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? वो कृषि है और कृषि डेफ़िनेटली ज़्यादा लोगों को जो है आजीविका भी दे रही है और ज़्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित भी कर रही है। ठीक है? यहाँ पे समुद्र तल की बात की कि समुद्र तल होता क्या है? कि ये समुद्र की सतह का औसत स्तर है जो हमने शुरू में आपको बताया कि भारत में चेन्नई को आधार बना कर के उसको मापा जाता है और माध्य समुद्र तल भी इसको कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ नाम देखो यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए पर्वत श्रृंखलाओं की भी बात की गई है, पठारों की भी बात की गई है और साथ में नदियों के मैदानों की भी बात की गई है। ये अमेज़न अमेज़न नदी की बात करें तो उसका मैदान है, ये मिसिसिपी का मैदान है, ये नील नदी का पूरा मैदान क्षेत्र है, ये सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये जो है यांगत्से नदी जो है उसका जो है मैदानी क्षेत्र है। देखो मैदानी जीवन की बात की गई है, तो मैदान जो है ना हमेशा से अगर कहा जाए तो मानव सभ्यता के लिए जो है मुख्य आधार बने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृषि जो है ज़्यादा आसानी से की जा सकती है और कृषि का फ़ायदा क्या है? देखो जब तक आप पशुपालन उससे भी पहले आखेट, आखेट मतलब शिकार करना। आखेट और पशुपालन जैसी गतिविधियाँ करेंगे, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की ज़रूरत होगी। ठीक है? तो जानवरों की ज़रूरत होगी तो आखेट करते वक़्त आप कहीं भी रहो, थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाकों में भी रह सकते हो, सुरक्षित रखने के लिए अपने लिए, जहाँ पे आप घर नहीं बना कर के रह रहे हो। तो आप इनमें क्या होगा, आप इनमें जो है हमेशा जो है एक तरीके से चलायमान चलायमान रहेंगे, यानी मूवेबल आप हमेशा जो है अस्थायी जीवन नहीं निर्वाह करेंगे, वो निर्वाह जीवन शैली हो जाएगी। लेकिन जब आप कृषि करेंगे ठीक है? तो कृषि करने के लिए क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा फसल प्राप्त करने के लिए, अनाज बोओगे आप, कोई फसल बोते हो तो उसका अनाज प्राप्त करने में कम से कम कितना 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत होगी, तभी तो आप उसकी फसल ले पाएँगे वरना आपने बोया और फिर आप आगे बढ़ गए, तो आप उसका फसल नहीं ले पाओगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो कृषि कार्य ने अस्थायी जीवन को बढ़ावा दिया, ठीक है? अस्थायी जीवन को। अब ये अस्थायी जीवन कैसे संभव होगा? 2 चीज़ें चाहिए होंगी, जल चाहिए होगा और रहने के लिए आवास। ठीक है? पहाड़ी इलाकों में आवास मिल सकता था लेकिन जल जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए एक और चीज़ है आपको सुरक्षा भी चाहिए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हो जाएँगी वो ये हो जाएगा कि कृषि के लिए ना आपको आसानी से जो है जोती जा सकने वाली मृदा भी चाहिए। तो ये सबसे अगर कहा जाए तो कमज़ोर मृदा यानी कि जो आसानी से तोड़ी जा सके वो है मैदानों की। ठीक है? तो मैदानों में इसलिए जीवन जो है ज़्यादा फला-फूला। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। देखो भारत का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है। लगभग 40 करोड़ की जनसँख्या भारत के गंगा के मैदानों में रहती है। ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने स्टेटमेंट नया दे रखा है कि विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। देखो कृषि को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मत्स्य पालन का शब्द जोड़ दिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मत्स्य पालन और कृषि तो है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पशुपालन को भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पशुपालन नहीं दिया गया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर वो दे दिया जाए कि केवल वही है मुख्य व्यवसाय, तो गलत हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय की श्रेणी में मत्स्य पालन और कृषि आता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं जो मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी की बात की गई है। देखो अभी केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, कृषि के अलावा और भी जो संभावित क्षेत्र है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विकसित कर सकते हैं, उनको बढ़ावा देना, तो उसी के को आधार भी बनाया गया कहीं न कहीं। कपास, जूट और सन जैसे रेशेदार फसलों की बात की गई जिनसे हम रेशे प्राप्त कर सकते हैं और जिनका उपयोग जो है हम वस्त्र निर्माण में या फिर अन्य जो है उत्पादों के बनाने में कर सकते हैं। कृषि की निर्भरता आप सभी को पता है कि वर्षा पे हमेशा रही है और भारत में तो कुछ ज़्यादा ही रही है कृषि की निर्भरता वर्षा पे। लेकिन इसके लिए हमने आधुनिक तरीके कुछ अपनाए हैं। प्राचीन काल से ही नहरों का उपयोग किया जाता रहा है। नहरों का उपयोग किया जाता है, कुओं का उपयोग किया गया है, किस चीज़ के लिए? सिंचाई के लिए, ठीक है? लेकिन आधुनिक काल में नलकूप, ठीक है? नलकूप का प्रयोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में होना शुरू हुआ और इससे फ़ायदा क्या मिला? जो भूमिगत जल था,
भूमिगत जल जो था उसका उपयोग किया जा सका और इससे जो है हमारी कृषि जो है ज़्यादा जो है बेहतर उत्पादन दे पाई। उत्पादन में वृद्धि हुई जब कब हमने किया ये सब चीज़ें? जब हमने हरित क्रांति अपने यहाँ शुरू किया लगभग 1960 के दशक में। इसको आगे बढ़ते हैं। तो गंगा के मैदानों को प्रभावित करने वाले सब कुछ समस्याओं की बात की गई यहाँ पे। जैसे जनसंख्या का बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया है वहाँ पे और प्रदूषण भी हो रहा है। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? शहरी क्षेत्रों में जो हम अशोधित जल जो है उपयोग किया हुआ अशोधित जल जो है वो जो है प्रवाहित कर रहे हैं, उससे जो है बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ा है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में अवैज्ञानिक तरीके से रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक, जिससे वो जल जो है वर्षा के साथ जैसे वर्षा का जल जो आता है तो वो बाढ़ के रूप में वो नदियों में समाहित हो जाता है और नदियों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर चुका है या समाप्त कर रहा है। तो ये चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये कुछ कारण है जिनको आपको जानना चाहिए और जोड़ के रखना होगा। देखो नदियों के बारे में बताया गया कि सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। कैसे करती हैं? वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे उससे आजीविका जुड़ी है, मंदिरों का निर्माण उसके आस-पास हुए, जैसे बनारस घाटों का जो है शहर बोला जाता है। उसी तरीके से बात करें तो समुदायों के लिए बहुत से समुदायों के लिए नदी जो है एक स्रोत के तौर पे रही है और 2 नदियों का संगम तो और भी ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है? संगम बेसिकली स्थल क्या कहे जाएँगे? 2 नदियों के या 2 से अधिक नदियों का जो मिलने का स्थान होता है। वैसे 3 नदियाँ अगर मिलती हैं तो उसको क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा ये त्रिवेणी बोला जाता है। तो बेसिकली प्रयागराज जो है त्रिवेणी के तौर पे भी जाना जाता है, जहाँ माना जाता है कि अदृश्य कौन-सी नदी है? सरस्वती, वहाँ पे मिलती है। ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। मैदानों के बारे में एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो थोड़ा-सा ज़रूरी है कि आप जान के रखिए। ऐसे आपको पता है कि मैदान जो है हल्की ढलान लिए होते हैं, लेकिन जब आपको प्रश्न में दे दिया जाए ना कि मैदानों में हल्की ढलान होती है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा अपने साथ जोड़ के रखना कि मैदानों में हल्की ढलान होती है, जो कि नदियों के परिवहन में मदद करती है और साथ ही साथ जो है नौका संचालन में मदद करती है। अब मुझे आप ये बताइए कि नदियों मैदान जो अगर मैदानों की ढलान की बात करें ढलान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा है या फिर पश्चिम बंगाल में? ये कमेंट करके मुझे बताइए कि मैदान की ढाल की बात करें, ढाल प्रवणता जो है कहाँ पे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र? इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो यहाँ पे बेसिकली गतिविधियों की बात दिखाया गया है कि ये बेसिकली बनारस का एक अस्सी घाट के आसपास का जो क्षेत्र है, उसकी फ़ोटो दी गई है और इसमें गतिविधियाँ दिखाई गई हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर एक परिवहन का साधन उपयोग किया जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे मानव समाज की भी बात की गई है कि मानव समाज केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं रहता कि पहाड़ों में रह रहा हो या फिर जो है मतलब मैदानों में रह रहा हो या पठारों पे रह रहा हो, बल्कि एक मरुस्थल जैसा क्षेत्र भी होता है। मरुस्थल जैसे क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है कि जहाँ पे वर्षा कम होने से जो है मृदा जो है शुष्क हो जाती है और वहाँ पे धूल एक तरीके से रेत के कण फैले होते हैं और वृक्ष की बात करें तो वेजिटेशन जो है बहुत कम या लगभग नगण्य हो जाता है। दूसरा वहाँ पे पानी की मात्रा नहीं होती उस तरीके से, तो शुष्कता का फैलाव रहता है। और यहाँ पे चाहे वो वनस्पति की बात कर लें, चाहे प्राणियों की बात कर लें, तो उनमें जो है एक तरीके से पाया जाना भी विलक्षण होता है, बहुत रेयर होते हैं। अब यहाँ पे मरुस्थल के प्रकार दिए गए हैं, कुछ गर्म होते हैं और कुछ शीत मरुस्थल। ठीक है? आप मुझे गर्म मरुस्थलों और शीत मरुस्थलों के कुछ उदाहरण दीजिए जो कि इस किताब में नहीं हो, तो फिर अच्छा लगेगा कि आपने इससे चीज़ों को समझा या जोड़ा है। अब गर्म मरुस्थल कौन-से होंगे? जैसे जहाँ पे जो है मतलब शुष्कता भी है और गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे ठंडक का दैनिक तापांतर होगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो है मतलब बर्फ नहीं पड़ रही है या इस तरीके का चिल्ड मौसम नहीं है। तो शुष्क मरुस्थलों में या गर्म मरुस्थलों में अगर हम बात करें तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, भारत का जो है थार मरुस्थल हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपको अफ्रीका में भी कुछ मरुस्थल दिखने को मिलेंगे, ठीक है? जैसा कि हमने जाना कि स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान और इसी के आधार पे उनकी पर्यावरणिक जो विशेषताएँ होती हैं, वो थोड़ी भिन्न-भिन्न हो जाती हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके करने लायक है, वो सही और गलत वाला कि जैसे हिमालय गोल शिखरों वाला नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो ये सही है या गलत है? तो ये गलत है क्योंकि गोल शिखर नहीं होते हैं, वो नुकीले होते हैं। पठार की बात करें तो पठार प्रायः एक ओर से उठे होते हैं, तो डेफ़िनिटली ये सही है क्योंकि वो खड़ी कगार रखते हैं। अब पर्वत और पहाड़ियों की बात करें तो ये एक ही प्रकार के स्थल रूप होते हैं, तो ऐसा हम कह नहीं सकते एक ही देखने में तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन पहाड़ियाँ जो है थोड़ी कम ऊँची होंगी और ये गोलाकार हो जाती हैं। तो 2 अंतर यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक तरीके से
एक ही प्रकार के असल रूप की हम बात नहीं कर सकते वहाँ पे। अब भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक प्रकार की वनस्पतियाँ और प्राणी जगत पाए जाते हैं, तो ये गलत है, विविधता है यहाँ पे। यमुना गंगा की सहायक नदी है, गंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो देखो, एक छोटा-सा स्टेटमेंट है। बीच में अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है ना, आप फ्लो में पढ़ करके उसको जो है गलत कराओगे, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा बारीकी से आप पढ़ेंगे। मरुस्थल का वनस्पति जगत, प्राणी जगत विलक्षण होता है। तो विलक्षण होता है डेफ़िनेटली, क्योंकि वहाँ पे मरुद्भिद पौधे होंगे, यानी कि जो जल की जो कमी है उसको सह सकने वाले पौधे हों, तापमान को सह सकें, शुष्कता को सह सकें और दैनिक तापांतर को भी सह सकें, जैसे कैक्टस। ठीक है, कैक्टस की पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, अपने को उन्होंने परिवर्तित कर लिया, उस मौसम के अनुकूल कर लिया, जिससे वो पत्तियाँ जो है नुकीली काँटों में परिवर्तित हो गई हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, ये भी बात सही है, लेकिन सभी नदियों में आता है, ये गलत हो जाएगा। तो मैदानों में अगर बात करें, तो मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र की गई तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, तो ये भी सही है। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मुझे आप बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो डेफिनिटली इसे मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करिए, और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है? थैंक यू।